बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां एक तेल के गोदाम में बड़ी आग लग गई। हैदराबाद के टोली चौकी में यह आग लगी है, जो बहुत ही भयानक है। हैदराबाद में तेल गोदाम में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। टोली चौकी इलाके में गोदाम में यह आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, भीषण ये आग है और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। आग कैसे लगी इसकी जांच होगी, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि काफी भीषण ये आग है और आसपास के लोग भी इकट्ठा है। इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कि 2024 के चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में नए कानून के तहत 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू ने कार्यभार संभाल लिया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ के आए हैं वहाँ पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इसके बाद तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किलें यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहाँ पर महिला प्रदर्शनकारियों को पकड़कर प्रोटेस्ट साइड से ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए थे, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया। लेकिन विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने भी ममता बनर्जी के बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। रेलवे कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद कातिल ने पिता का शव सोफे पर और बेटे के शव को फ्रिज में रख दिया।
वहीं मृतक की नाबालिग बेटी भी गायब है। पुलिस ने मामले की हर एंगल से जांच भी शुरू कर दी है। कातिल की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने सीएए लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। शरणार्थियों की ये बस्ती बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब थी। मतुआ समुदाय की स्थापना गरीब दलित परिवार में जन्मे हरिचंद ठाकुर ने की थी। उन्होंने 1812 में तब के बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के ओराकांदी में इस समुदाय की नींव रखी थी। हालांकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब उनके परिवार के कुछ सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आकर बस गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी जानकारी साझा नहीं करने के लिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। और कोर्ट के इस आदेश के बाद 13 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी। एसबीआई की तरफ से चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक के जारी किए गए, लेकिन बैंक की तरफ से बॉन्ड के यूनिक नंबर नहीं दिए गए। असल में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक अलग यूनिक नंबर होता है। इसके जारी होने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने कैश करवाया। मतलब एसबीआई की तरफ से ये जानकारी ही नहीं दी गई जिससे इस बात का पता चल सके कि किस कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट एसबीआई पर भड़क गई। बाकायदा एक नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इस पर जवाब भी मांगा, क्योंकि 11 मार्च को कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी चंदे की जानकारी देने और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इसे साझा करने का आदेश दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने तय समय सीमा से एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही चुनावी चंदे की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी। डेटा सामने आते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला इसका भी पता चल गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड की उस लिस्ट में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की कंपनी का नाम दिखा। ये कंपनी लॉटरी किंग के नाम से मशहूर 59 साल के सैंटियागो मार्टिन की बताई गई। दावा है कि उनकी कंपनी के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया गया। और ये रकम कोई 100-200 करोड़ नहीं थी, बल्कि कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए चंदे में ही दे दिए। यानी इतना पैसा जिसके बारे में सोचकर भी लोग चक्कर खा जाएं। इसी वजह से चुनावी बॉन्ड के नाम पर इतनी बड़ी रकम देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और इसके मालिक सैंटियागो मार्टिन की भी चर्चा तेज हो गई। ये नाम पहली बार पूरे देश में गूंजा। सैंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक सैंटियागो मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी के धंधे में कदम रखा और फिर पूरे भारत में इस धंधे का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। लेकिन सैंटियागो मार्टिन के लॉटरी किंग बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक लॉटरी का धंधा शुरू करने से पहले वो म्यांमार के एक शहर में एक मजदूर थे। मजदूरी से मिले पैसों से ही वो अपने परिवार को पालते थे। लेकिन बाद में वो भारत वापस आ गए और उन्होंने 1988 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में लॉटरी का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कर्नाटक और केरल के अलावा सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉटरी का कारोबार खड़ा कर दिया। और आम लोगों के सपनों पर टिके इस साम्राज्य से उन्होंने अकूत पैसा कमाया। मार्टिन कई बार देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर बने। मतलब उन्होंने कई बार देश में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया, क्योंकि सैंटियागो मार्टिन ने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के इस खेल में अपने बिजनेस को